जानकारी। अब इस दौरान केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न ऐप जारी किए गए, विभिन्न योजनाएं बनाई गई, है ना, विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई। तो क्या क्या है ध्यान रखिएगा। पहला एक कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया। कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार के द्वारा। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। समाधान ऐप ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया। इसे 5T योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है। करुणा ऐप सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है। करुणा ऐप सब कोविड-19 के दौरान बनाए गए ऐप है। वी सेफ टनल ये तेलंगाना के द्वारा बनाया गया है। सब कोविड-19 को रोकने के लिए बनाए गए प्रयास है। वी सेफ टनल तेलंगाना सरकार, कोरोना कवच भारत सरकार, ब्रेक द चेन केरला के द्वारा, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, नाडी ऐप पुदुचेरी के द्वारा, आई गॉट भारत सरकार के द्वारा, प्रज्ञम ऐप झारखंड के द्वारा, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म ये केंद्र सरकार के द्वारा, कोपसैक DRDL के द्वारा, मिशन सागर केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया था। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, लाइफ लाइन उड़ान ये नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा, नमस्ते ओवर हेडसेक कर्नाटक सरकार के द्वारा, मो जीवन ओडिशा सरकार के द्वारा, आयुष संजीवनी केंद्र सरकार के द्वारा, किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा, और एक टीम 11 बनाई गई है। टीम 11 अंतर विभागीय समिति बनाई गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। फिर से एक बार मैं पूरे योजनाएं और ऐप को फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कोरोना सहायता ऐप बिहार सरकार के द्वारा, दूसरा है आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा, समाधान ऐप आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 5T योजना दिल्ली सरकार, करुणा ऐप सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा, वी सेफ टनल तेलंगाना के द्वारा, कोरोना कवच भारत सरकार, ब्रेक द चेन केरला के द्वारा, ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार, नाडी ऐप पुदुचेरी के द्वारा, आई गॉट भारत सरकार के द्वारा, प्रज्ञम ऐप झारखंड के द्वारा, कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, आयुष कवच उत्तर प्रदेश के द्वारा, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार के द्वारा, कोवसैक DRDL के द्वारा, मिशन सागर केंद्र सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, लाइफ लाइन उड़ान नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा, नमस्ते ओवरहेडसेक कर्नाटक सरकार के द्वारा, मो जीवन ओडिशा सरकार के द्वारा, आयुष संजीवनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा, किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा, टीम 11 ये एक अंतर सरकारी समिट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये आपकी जो इस समय की कोविड-19 के दौरान विभिन्न ऐप और समितियां और योजनाएं हैं। अगला नेक्स्ट अभी बहुत सारी चीजें हैं, पहले कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। इस समय कुछ नियुक्तियां, पूर्ण स्वराज्य के प्रबल समर्थक हमारे जो लोकमान्य तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनकी सवी पुण्यतिथि थी 1 अगस्त 2020 को ये सवी पुण्यतिथि मनाई गई। 1 अगस्त 1920 को इनका देवाशान हो गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो उदारवादी चरण के बाद उग्रवादी चरण के जो प्रणेता थे लोकमान्य तिलक ही थे। स्वराज्य के प्रबल समर्थक थे, होम रूल लुक के जनक थे, और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। केसरी और मराठा, है ना, दो प्रमुख इनके पत्र निकलते थे। गणेश उत्सव इन्होंने प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिरोल, इसने भारतीय अशांति का जनक भी ने कहा था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और इसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा भी किया था, मुकदमा लड़ने ब्रिटेन भी गए थे। तो वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा है। कुछ पुरस्कार हैं इस दौरान, ये पुरस्कार भी हम देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 ये किसको मिला है? अक्कीथन अच्युतन नंबूदाबी को, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो है अक्कीथन अच्युतन नंबूदाबी मलयालम के लेखक है, इनको मिला है। सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मौही को मिला है, इनकी पुस्तक चेकबुक है, इसके लिए इनको मिला है सिंधी भाषा में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 5 लोगों को मिला है। कौन कौन है 5 लोग? नंबर 1 पहले तो भारतीय रवीश कुमार है, भारतीय पत्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, एनडीटीवी में है, बहुत ही शानदार पत्रकार हैं रवीश कुमार, भारतीय पत्रकार हैं। और दूसरे हैं किम जोंग की, दक्षिण कोरिया के हैं, इनको मिला है। आंग खाना नीला,
ये थाईलैंड के हैं, इनको मिला है। को सुई विन म्यांमार के, इनको मिला है। और राय मुडोपुजंते के यावन, ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं, ध्यान रखिएगा। रेमन पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ठीक है, तो भारतीय पत्रकार रवीश कुमार जी को ये पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जांगडी, ये एक जो है फिल्म निर्माता है के जांगडी, और अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनके द्वारा जो है इनकी फिल्म को मिला है। के जांगड़ी, इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो कि शहद के ऊपर आधारित थी। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के जांगड़ी को मिला है। इनकी फिल्म का नाम है थोंगडोक। मिस अर्थ 2019 है नेलिस पिमेटन, ये प्यूर्टोरिको की है। नेलिस पिमेटन मिस अर्थ 2019 चुनी गई थी, है ना, प्यूर्टोरिको की। मिस यूनिवर्स जोजी विंटुंजी, ठीक है, ये भी सब 2019 है क्योंकि 2020 में कोविड के कारण से कुछ हो नहीं पाया है। मिस यूनिवर्स 2019 जोजी विंटुंजी। मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एनसिंग, ये जमैका के हैं, जमैका की हैं। ठीक है, और मिस यूनिवर्स जो जोजी विंटुन्नी है, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, तो मिस अर्थ 2019 नेलिस पिमेटन प्यूर्टोरिको, मिस अर्थ जोजी विंटुन्नी ये आपकी साउथ अफ्रीका, मिस वर्ल्ड 2000 टोनी एनसिंग ये जमैका की। एक और पुरस्कार है पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020, ये आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार सी रंगराजन को मिला है, पूर्व ये गवर्नर भी रहे हैं, है ना। तो देश में अर्थव्यवस्था के योगदान को लेकर पीसी महालनोबिस पुरस्कार इन्हें मिला है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो अभी देखो इसका उद्देश्य क्या है। स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छ भारत अभियान, है ना, एक दूसरे से दोनों जुड़ाव रखते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, लोगों को जागरूक करना अपने शहर को स्वच्छ रखने को लेकर के। तो इसमें प्रशासन के साथ साथ आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रहा है। तो इसमें दो, जैसा कि मैंने बताया, 2 श्रेणियां हैं। ये बहुत स्पष्ट हो सकता है, ये चीज नहीं आप पढ़ते, बाकी चीजें ध्यान रखते हैं। बड़े शहर, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान फिर से चौथी बार लगातार इंदौर को मिला है, एमपी का इंदौर। तो आप समझ सकते हैं, आप बहुत बड़ी बात होती है कि आप लगातार अपने स्थान को मेंटेन रखें। चौथी बार लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। पहला जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें मैसूर को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन मैसूर इस समय आपको टॉप 3 में भी नहीं दिखेगा, है ना। तो पहले नंबर पे आपको इंदौर है एमपी का, दूसरे नंबर पे सूरत इस बार है, गुजरात का सूरत है, तीसरे नंबर पे आपका नवी मुंबई है। तो ये तीनों याद रखने हैं, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, आमतौर पे पूछा जा सकता है। दूसरी कैटेगरी जो आपकी है 1 से 10 लाख शहरों की आबादी की बात करते हैं, तो इसमें नंबर 1 में अंबिकापुर है, ये छत्तीसगढ़ का शहर है। ठीक है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। दूसरा है आपका मैसूर कर्नाटक में है। मैसूर पहले जो है आपका नंबर 1 रह चुका है, लेकिन ये 1 से 10वीं आबादी में ये आपका ये ध्यान रखना है, मैसूर आपका 1 लाख से 10 लाख की आबादी के अंतर्गत है और ये आपका कर्नाटक का मैसूर है। तीसरे नंबर पे नई दिल्ली है। ठीक है, तीसरे नंबर पे नई दिल्ली है। तो ये आपको दोनों आंकड़े अलग अलग याद रखने हैं, उधर इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, इधर अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के शहरों की क्या हालचाल है। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी राजधानी है वो 12वें स्थान पे रही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लखनऊ को 12वां स्थान मिला, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इस समय लखनऊ है। इसके बाद आगरा 16वें नंबर पे है, गाजियाबाद 19वें नंबर पे है, प्रयागराज 20वें नंबर पे है ना, प्रयागराज 20वें नंबर पे है, कानपुर 25वें नंबर पे है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर राजधानी लखनऊ है इस बार, और गाजियाबाद 19वें नंबर पे है, प्रयागराज 20वें नंबर पे है। बात करें सबसे साफ कैंटोनमेंट एरिया, जो कैंट एरिया होता है, तो जोधपुर कैंट को ये मिला है, जालंधर कैंट को, माफ करिएगा, जालंधर कैंट को जो है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट एरिया के रूप में जाना गया है। तो वर्ष 2016 से वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी और 2016 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पे मैसूर था, है ना। अब लगातार 4 वर्षों से इंदौर चल रहा है। तो क्वेश्चन में आमतौर पे इंदौर पूछा जाएगा, लेकिन 1 से 10 लाख की आबादी कुछ ऐसे पूछता है तो फिर याद रखना अंबिकापुर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक नवंबर की बात है,
को ये मुद्दा जो है पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसको स्पष्ट कर दिया है ना। तो ऐसे में अभी जो राम मंदिर निर्माण की बात है, तो प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर दो चीजें जानना जरूरी है। पहली बात, राम मंदिर जो बन रहा है ये पूर्णतः नागर शैली में बन रहा है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर भारत की जो मंदिर स्थापत्य है ये नागर शैली में बनते हैं, है ना। नागर शैली में होता क्या है, एक ऊंचा चबूतरा होता है जिसे वेदी कहते हैं, है ना। मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर शिखर होता है, फिर मंडप, अर्धमंडप, है ना। तो नीचे गर्भगृह होता है जिसपे ईश्वर का या जो हमारे आराध्य हैं उनका निवास स्थान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री, ये डेट जरूर याद रखेगा, हो सकता है पूछ ले, 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई, भूमि पूजन किया गया, है ना। और 9 नवंबर 2019, ये डेट भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले पर। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाए, है ना। और ट्रस्ट का जो नाम दिया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ श्रेष्ठ, तीर्थ क्षेत्र इसका नाम रखा गया है। और मंदिर निर्माण के लिए 67 एकड़ जो विवादित जमीन थी वो आपको राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है अभी। और 5 एकड़ की जमीन जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जो कि दे दी गई थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी आपका करंट है। जैसा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की बात की जा रही है, वैसे ही भारत में 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है ना। 1986 में पहले नई शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 2020 में नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और ये 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है सभी तक शिक्षा की पहुंच हो। पहले तो शिक्षा सब तक पहुंचे, है ना। दूसरा, शिक्षा की समानता हो, इक्वालिटी हो। ऐसा ना हो कि भारत में ही विभिन्न राज्यों में अलग अलग शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, तो शिक्षा की समानता हो। गुणवत्ता एक जैसी होनी चाहिए शिक्षा की, ठीक है। वहनीय शिक्षा होनी चाहिए, सभी लोग शिक्षा को वहन कर सकें। ऐसा ना हो कि यदि गरीब है तो वो बच्चों को विद्यालयों में उन विद्यालयों तक नहीं भेजे, तो वहनीय शिक्षा की बात है। और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो इन मुद्दों पर इसको जो है इस शिक्षा नीति को बनाया गया। अब इसमें क्या क्या क्लॉज है, क्या क्या पॉइंट है, मैं सब आपको क्रम से बताऊंगा। सबसे पहले जो याद करने वाले बिंदु है, याद रखिएगा, जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख थे, इनका नाम था के कस्तूरी रंगन, ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसरो प्रमुख थे, पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अब आपको शायद ये चीज जानकारी में हो, यदि नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। इससे पहले, सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति आई थी, है ना। आजादी के बाद पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, इसके बाद 1986 में आई, उसके बाद 2020 में आ गई। ठीक है, तो ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। और इसके तहत जो है एनईपी, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% हिस्से के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखे गए। तो कितना खर्चा करेंगे? जीडीपी का 6%, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लॉज बदले गए हैं, कुछ नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है। तो 10+2 खत्म, अब आपका 10+2 भूल जाइए। 10+2 की जगह पे अब आ गया है 5+3+3+4 मॉडल आया है। मतलब कि प्री प्राइमरी के 5 साल, यानी कि आप प्री प्राइमरी में जब रहेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेकंड, प्री प्राइमरी के 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड 5 साल ये हो गए, तो 5 साल। ठीक है, इसके बाद 3 साल जो आपके हैं, इसमें थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ आएगा। ठीक है, अगले 3 साल, तो 5+3 ये हो गया। अगला 3 साल में आपका 6, 7, 8 रखा गया है। और इसके बाद जो आपका, तो बोर्ड एग्जामिनेशन का झंझट खत्म। इसके बाद अगला लास्ट जो 4 साल है, 9, 10, 11, 12, तो पाठ्यक्रम अब कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। 10+2 व्यवस्था को खत्म, बोर्ड एग्जामिनेशन को खत्म करके 5+3+3+4 की मॉडल को रखा गया है। दूसरा, एक नाम परिवर्तित किया गया है। यह सरकार का सबसे बड़ा काम होता है कि नाम परिवर्तित कर देना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ठीक है,
कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन करने के महत्व पर जोर दिया गया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में ही आप अपनी पढ़ाई करेंगे। इसके लिए एक त्रिभाषा फार्मूला की भी बात की गई है कि हम 3 लैंग्वेज सीखेंगे। इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी, और आपकी एक मातृभाषा कुछ भी हो सकती है। जैसे दक्षिण भारत है तो वहां पे तमिल, तेलुगु, मलयालम है ना, कन्नड़ बहुत सारी है। उत्तर भारत है तो यहाँ पे तो हिंदी है। तो थोड़ा सा इसको लेकर दक्षिण भारत में विरोध भी हो रहा है कि भाई हम अलग से हिंदी क्यों सीखे, क्योंकि हिंदी भाषी उत्तर भारत में तो हमें इंग्लिश और हिंदी दो ही पढ़नी है, लेकिन उसको एक साइबर सुरक्षा और नैतिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी प्रज्ञाता दिशा निर्देश के तहत दी गई है। तो याद रखिएगा, प्रज्ञाता दिशा निर्देश डिजिटल एजुकेशन के लिए है। अब लोकल फॉर वोकल अभियान के अंतर्गत जिले में ही उद्योग बनाए जाने की घोषणा की है। लोकल फॉर वोकल वहीं पर बने जहां पर आप रह रहे हैं। एक देश एक व्यापार की संकल्पना के तहत किसान देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना उत्पाद बेच सकते हैं, ठीक है। तो एक देश एक बाजार की पहल है ना, ई मंडी की बात है। किसान अपने उत्पाद देश में कहीं भी बेच सकते हैं, इनकी आजादी मिलेगी। और इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में साल क्या है, 2021 है। 2021 में मोपला विद्रोह के 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मोपला विद्रोह चर्चा का विषय बन जाता है, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु है ये। तो वर्ष 2021 में मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था, मालाबार तट केरल में, याद रखिएगा। तो मोपला केरल के मालाबार तट पर खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने वाले प्रथम किसान आंदोलन था। तो मोपला आंदोलन क्या है, किसान आंदोलन है। आमतौर पे मोपला किसान जो थे ये मुस्लिम थे, और उस समय जो जमींदार और विदेशी शासन थे, जमींदार अधिकांश हिंदू थे और विदेशी शासन यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उनके खिलाफ एक असंतोष की भावना थी। तो मोपला जो है ये आपका अगस्त 1921 में हुआ था ये, और वर्ष 2021 में इसके 100 साल पूरे होंगे, 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो मोपला केरल के मालाबार तट पर खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ने वाला प्रमुख किसान आंदोलन था। मोपला विद्रोह में मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारों के अधिकार मुख्यतः हिंदुओं के हाथों में थे। केरल के मोपला विदेशी शासन, हिंदू जमींदारों और साहूकारों से पीड़ित थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्या है आपका मोपला विद्रोह। रिपोर्ट आई है सतत विकास रिपोर्ट 2020, याद रखिएगा इस रिपोर्ट को, सतत विकास रिपोर्ट 2020 आई है। ये रिपोर्ट निकालता कौन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रेस द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। और इसके तहत जो पहला स्थान मिला है स्वीडन को मिला है। सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान स्वीडन, भारत को 117वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत 117वें स्थान पे है। पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है, ध्यान रखना है। दूसरी एक और रिपोर्ट है जिसका नाम है सूचना जोखिम सूचकांक 2020। पहला था आपका सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है, भारत 117वें नंबर पे। दूसरा है सूचना जोखिम सूचकांक 2020, ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है कि किसी देश में आपदा आती है तो कितनी जल्दी वहां के नागरिकों को सूचित किया जाता है। तो सूचना जोखिम सूचकांक के आपदाओं के प्रबंधन के लिए साझा साक्ष्य अनुसंधान केंद्र एक संस्था है जिसका नाम है इन्फॉर्म। भारत के चुनाव आयोग ने 65 वर्ष से अधिक आयु के, ये पूरा पहचान पत्र के द्वारा ये एक योजना है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के चुनाव आयोग ने 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत के माध्यम से मतदान करना संभव बनाया। इस महामारी के दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ लोगों को कोविड-19 संक्रमण, ठीक है, होने की संभावना सबसे अधिक है। तो उनके लिए, अब इससे पहले भी ये व्यवस्था थी, 80 साल से अधिक के जो होते हैं या जो दिव्यांग होते हैं, जो अक्षम होते हैं, उनके लिए व्यवस्था थी कि वो डाक के द्वारा वोट दे सकते थे। अब ये 65 साल तक के लिए बना दिया, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका, भारत ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाघ गणना को लेकर के, ठीक है। तो भारत की 2018 की बाघ गणना में कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण करने का कीर्तिमान भारत ने बनाया है, और इसके लिए भारत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और इसमें जो बाघों की कुल संख्या है, याद रखिएगा, 2967 है। ये पूरे विश्व के कुल भागों का 75% आबादी भारत में रहती है। तो ध्यान रखना है, कुल भागों की संख्या 2967 है, विश्व के कुल भागों का 75%, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एक फ्रूट ट्रेन चलाई गई है, फल रेल, एक फल रेल चल। बात करते हैं ऑपरेशन लीजेंड। ये ऑपरेशन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। अमेरिका में आने वाले चुनाव है, अमेरिका में इस साल चुनाव है, और याद रखिएगा नवंबर का पहला मंगलवार अमेरिका में चुनाव होते हैं। नवंबर के पहले मंगलवार में, इस बार नवंबर का पहला मंगलवार 3 नवंबर पड़ रहा है शायद, है ना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा शुरू किया गया है